ओके, पिछले क्लास में हम लोग रदरफोर्ड लेके चल रहे थे, तो रदरफोर्ड से कंटिन्यू करेंगे आज। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल। तो नंबर वन जो है, जो हम लोग को अभी तक पता चला है कि न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स contains protons and neutrons together called as nucleons. ठीक है, nucleons बोलते हैं because they are present in the nucleus, so that is why they are known as nucleons. ठीक है, दूसरा, volume of nucleus is very small compared to atom. मैं तुम लोग को एक अंदाजा दे रहा हूँ। फुटबॉल फील्ड पता है? यस सर। यस सर। वो वाला नहीं, जो एक्चुअली फुटबॉल फील्ड का साइज होता है वो। हाँ ठीक है, हाँ हाँ। उसको अगर तुम एटम कंसिडर करोगे, ठीक है, तो तुम्हारा जो टेनिस का बॉल होता है, फुटबॉल। टेनिस का जो बॉल होता है, ठीक है, अच्छा। वो तुम्हारा एटम न्यूक्लियस होगा। ठीक है, न्यूक्लियस तो बहुत छोटा है। बहुत छोटा है। ठीक है, अगर हम लोग कंपेयर करना चाहें यहाँ पे, सो डाया, डाया मतलब डायमीटर। ठीक है, डाया ऑफ एटम डिवाइडेड बाय डाया ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? डायमीटर ऑफ एटम इज इन द रेंज ऑफ 10 टू पावर माइनस 8। ठीक है, और डाया ऑफ न्यूक्लियस इज अराउंड 10 टू पावर माइनस 13। तो यहाँ से आएगा कि अराउंड 10 टू पावर 5 टाइम्स। ठीक है, 5 टाइम्स ये है डायामीटर। ठीक है, अब एक चीज जो है अभी से जान लो, जरूरी है। एग्जाम्पल। रेडियस, बोलो, थोड़ा सा ऊपर कीजिए। लिख रहे हो? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो रेडियस हो गया। हाँ सर। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन इट। या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं एटॉमिक मास। सो रदरफोर्ड मॉडल मैं एक बार बता दे रहा हूँ ना। रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। फाइन, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। अगर हम लोग कंपेयर करें तो डायमीटर ऑफ द एटम डिवाइडेड बाय द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज अराउंड 10 टू द पावर 5 टाइम्स। ठीक है, और हम लोग क्या पढ़े कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन इट। ठीक है, या फिर क्यूब रूट ऑफ एटॉमिक मास। तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर इक्वल्स आर नॉट ए टू द पावर 1/3। यहाँ पे ए है एटॉमिक मास। ये वाला फॉर्मूला पहले बताया था तुम लोग को। नहीं। R is radius, okay, and R naught is a constant. इसका वैल्यू है 1.33 10 to the power minus 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब
अगर हम लोग निकालना चाहें डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम लेट्स से, तो क्या होगा? डेंसिटीज पता है तुम लोग को, मास बाय वॉल्यूम, और एनी एटम लेट्स एनी, ठीक है। मास क्या होगा? एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर माइनस 24, याद है? हाँ सर। ग्राम। या फिर तुम ए को डिवाइड कर सकते हो 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 23, वैल्यू सेम आएगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा? हम वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकते हैं, यस सर। स्फीयर का वॉल्यूम। यहाँ पे आर वी कैन यूज दिस वन, सॉरी, यहाँ पे आर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? यहाँ पे आर हम लोग ये वाला यूज करेंगे, आर नॉट ए टू द पावर 1/3, ठीक है। तो उस हिसाब से तुम किसी भी एटम का डेंसिटी निकाल सकते हो। अगर हम लोग हाइड्रोजन का देखेंगे, हाइड्रोजन एटम का, तो वो कितना आता है यहाँ से? 1.685 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर ग्राम पर एम। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नो सर। ओके। तो ये हाइड्रोजन एटम का निकाले या फिर उसके न्यूक्लियस का? न्यूक्लियस का निकाले है ना, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अगर हाइड्रोजन एटम का यूज करोगे तो A1 हो जाएगा, आर विल बी ऑल्सो आर आर नॉट के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए तो 1 है, तो बाकी का तो सबको कांस्टेंट है, तो पता चल जाएगा तुम लोग को, ठीक है। यहाँ पे जी नहीं दिखता, चलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, थर्ड, वॉल्यूम ऑफ एटम divided by volume of nucleus. Volume of atom divided by volume of nucleus will come in the order of 10 to the power 15. कैसे? सिंपल सा लॉजिक है। अगर रेडियस का रेशियो 10 टू द पावर 5 आ रहा है, कहाँ गया? हाँ, अगर रेडियस का रेशियो 10 टू द पावर 5 आ रहा है, तो इसका क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम का रेशियो, यस और नो? So it's basically 10 to the power 5 होल क्यूब, क्योंकि तुम वॉल्यूम करने वक्त आर क्यूब करते हो, बाकी सब तो कांस्टेंट है। यहाँ तक किसी को डाउट है? एनीबॉडी? नो सर। नेक्स्ट लेट्स से दिस इज द न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है। नाउ न्यूक्लियस इज व्हाट? पॉजिटिवली चार्ज्ड। सो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर क्यों नहीं जा रहा है? Centrifugal force. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे आ रहा है? हम लोग ये बोल सकते हैं कि द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एट वेरी हाई स्पीड्स, ठीक है। एंड स्पीड कितना होगा वो पता कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली पता कर सकते हैं, लेकिन वो वैरी करता है, जितना पास रहेगा उतना जल्दी घूमेगा, जितना दूर रहेगा उतना धीरे घूमेगा, बिकॉज जितना दूर रहेगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा। जैसे तुम्हारे सोलर सिस्टम में होता है, जो पास है वो जल्दी घूमता है, नहीं तो अंदर जल्दी चला जाएगा,
ये सुनो, ठीक है, लेकिन हम लोग निकाल सकते हैं, हम लोग आएंगे, ठीक है, रुको जरा, बहुत कुछ है इस चैप्टर में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एट वेरी हाई स्पीड। तो बेसिकली हम लोग का क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इक्वल्स सेंट्रीपेटल फोर्सेस, सॉरी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। कोई भी चीज घूम रहा है ऐसे, ठीक है, एक सेंटर से, तो अंदर की तरफ जो फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, और बाहर की तरफ जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। ये शायद तुम लोगों को पता है, बट फिर भी बता दिया, ठीक है। बाहर की तरफ जो फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अंदर की तरफ जो फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, द इलेक्ट्रॉन बेसिकली बैलेंसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। इसके बाद ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड, पहला, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, अकॉर्डिंग, ACCNG लिख रहे हैं हम, ठीक है, अकॉर्डिंग को टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, व्हेन अ चार्ज, ये तुम लोग को पहले भी बताया, व्हेन अ चार्ज particle moves with constant acceleration, charged particle moves with constant acceleration, when a charged particle moves with constant acceleration, it loses energy in the form of, it loses energy in the form of electromagnetic radiation, radiations, ठीक है। तो क्या होता है, thus electron will lose energy and come closer to the nucleus. So the electron will lose energy and come closer to the nucleus, ठीक है। Hence the atom will be very unstable, atom will become very unstable, ठीक है। Hence the atom will become very unstable. According to Bohr, it will take 10 to the power minus 8 seconds for an atom to collapse, for an atom to collapse, ठीक है। If this thing is happening, कि electron will lose energy and come closer to the nucleus, ये explain नहीं किया था रदरफोर्ड ने, ठीक है। He could not explain why this is not happening, because in nature we see that all atoms are pretty stable, right? But with Rutherford's model, it can be said that the electrons will lose energy and come closer to the nucleus and will finally fall into the nucleus, and the atom will become very unstable, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, Rutherford could not explain. Next,
Number 2, if electron loses energy continuously, if electron loses energy continuously, the observed spectrum, the observed spectrum should be continuous. लेकिन ऐसा नहीं होता. What do we see? Instead, we see distinct, or we can say well-defined lines of definite frequencies. Hence, यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं? Hence, loss of energy is not continuous. Loss of energy is not continuous. ठीक है. So these are the two drawbacks of Rutherford. तो पहला कि अगर एक चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, then it will lose energy. एंड दूसरा कि ये जो एनर्जी लूज करता है, इट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? एक रेडिएशन है, एक वेव है. ठीक है. सो ऑब्वियसली इट विल हैव सम वेवलेंथ, सम फ्रीक्वेंसी. तो अगर इफ देयर इज अ कंटीन्यूअस लॉस ऑफ एनर्जी, तो हम लोग को जो स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, इट वुड बी कंटीन्यूअस और अ बैंड. ठीक है. लेकिन हम लोग को एक लाइन देखने को मिलता है. वी सी अ लाइन ऑफ, और वी सी डिफाइंड लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम. ठीक है. ऐसे लाइंस दिखाई देते हैं हम लोग को ऑन द स्पेक्ट्रम. ठीक है. वी सी लाइंस लाइक दिस, फाइन, विच कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द रदरफोर्ड्स मॉडल. यहाँ तक क्लियर है? सर वो लाइंस कहाँ दिखता है? स्पेक्ट्रोस्कोप देखो, रेज निकल रहा है, उसका जो है हम लोग उन रेज को हम लोग जो रेडिएशंस को हम लोग देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ रेडिएशन. ठीक है. इसके बाद हम लोग उसी को लेके डिस्कस करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेडिएशंस. ठीक है. हर एक रेडिएशन का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है, अलग अलग वेवलेंथ होता है. ठीक है. उस हिसाब से हम लोग एक स्क्रीन में हम लोग उसको कर सकते हैं जॉट डाउन. ठीक है. तो उसमें जो जो रेडिएशन निकाल रहा है वो रेडिएशन ब्राइट दिखेगा, और जो जो रेडिएशन नहीं आ रहा है वो डार्क दिखेगा. समझे? अब कौन ओके सा सर. तुम्हारा ब्राइट आ रहा है, उस हिसाब से हम लोग को पता चलेगा कि कौन सा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज एमिटेड बाय दैट पर्टिकुलर एटम. ठीक है. समझे? यहाँ पे एक डायग्राम भी है पहले ऊपर वाले में, दैट इज लाइक दिस इज द न्यूक्लियस. ओके. ठीक है. और कुछ डाउट है? नो सर. सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? श्रेयस, अनुराग, निशान? यस सर. यस सर. ओके. इसके बाद हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस? किसी को पता है? जो एनीवन? इलेक्ट्रोमैग्नेट से निकलते हैं. नहीं. और कुछ? गलत है वो. ठीक है. नहीं निकलता है वो कभी भी. और कुछ?
there are two properties of electromagnetic radiations. ठीक है, radiations which, number one, travel with the speed of light. Travel with speed of light. And number two, consist of oscillating electric and magnetic fields. So it travels with the speed of light and consists of oscillating electric and magnetic fields perpendicular to each other and perpendicular to direction of propagation of radiation. ये कैसे हो रहा है? Let's say this is the x-axis, this is the y-axis, this is the z-axis. ठीक है? Now let's say x is the propagation of wave. इस डायरेक्शन में वेव जो है प्रोपागेट कर रहा है. ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड will be something like this. ठीक है? और मैग्नेटिक फील्ड will be something like this. समझ रहे हो? It is in this plane, xz plane, जो मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है? और नीचे क्या बना है? क्या है? वो पिंक कलर का क्या बना है? बता रहे हैं. ये पिंक कलर का जो है, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड. एंड ये जो ब्लू कलर का, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड. तो तुम देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेट कर रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है. ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड भी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज ले रहा है. फाइन. अब ये दोनों अब आपस में परपेंडिकुलर है बिकॉज वन ऑफ देम इज इन एक्स वाई प्लेन, वन ऑफ देम इज इन एक्स जेड प्लेन. ठीक है? दोनों परपेंडिकुलर है टू वन अनदर and both of them are perpendicular to the direction of propagation of wave which is in the x direction. ठीक है? क्लियर है? यस सर. कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो. ठीक है? ओके, ये हो गया स्पीड, हो गया स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है? चलो, नाउ हम लोग कुछ रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में देख लेते हैं. तो रेडिएशन, सर वहां पर जो प्रोपगेशन ऑफ वेव लिखे थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में था क्या? नहीं, वो वेव का एक्स था. एक्सिस. नहीं, प्रोपगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अब ये जो वेव है, इट हैज टू कंपोनेंट्स. जैसे किसी भी वेक्टर का दो कंपोनेंट, वेक्टर पढ़ाया हुआ है अभी तक? नहीं होगा. ओके. जैसे किसी भी वेक्टर का दो कंपोनेंट होता है, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस. ठीक है? उसी तरह एक वेव का भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं. दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द वेव. ठीक है?
इन दोनों कंपोनेंट को तुम अगर जोड़ोगे देन यू विल गेट द एक्चुअल वेव। अच्छा। ठीक है। हम्म। सो रेडिएशन, लेट्स से वेवलेंथ एंड लेट्स से फ्रीक्वेंसी। सो रेडिएशन में आते हैं रेडियो वेव्स, जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻14 से लेके 3 मल्टीप्लाइड 10⁻7 तक। उसके बाद आता है माइक्रोवेव, जो 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻7 से 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 तक जाता है। नेक्स्ट इंफ्रारेड, इंफ्रारेड 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 से 7600 तक जाता है। ठीक है। नेक्स्ट विजिबल इज 7600 से 3800 तक जाता है। विजिबल मतलब जो विबजियोर वाला पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट यूवी 3800 से 150। नेक्स्ट एक्स रेज 150 से 0.1। गामा रेज, गामा रेज 0.1 से 0.001। लास्टली कॉस्मिक रेज 0.001 से 0 तक, मतलब लेस देन 0.001 ले सकते। फ्रीक्वेंसी, हम लोग को फॉर्मूला पता है कि V इक्वल्स न्यू लैम्डा। पता है तुम लोग को ये वाला फॉर्मूला? यस सर। ओके। सो यहाँ पे V क्या है? वेलोसिटी, जिसको हम लोग c भी लिख सकते बिकॉज इट्स द स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम लोग लिख सकते 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा तुमको पता है हर एक का, वहां से तुमको फ्रीक्वेंसी निकालना है। सिंपल सा जो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा वेव है जिसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, कौन सा वेव है जिसका सबसे कम वेवलेंथ है, कौन सा वेव है जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, कौन सा वेव है जिसका सबसे कम फ्रीक्वेंसी। ठीक है। या फिर पूछ सकते हैं व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड। ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर V से R तक है तो V और R इज 7600 एंड 3800। अगर तुमको वेवलेंथ पता है, दिस वेवलेंथ इज इन इसका यूनिट क्या है? एंगस्ट्रॉम शायद से। एक सेकंड देख लेते हैं। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम। ठीक है। सो अब तुम यहाँ से निकाल सकते हो फ्रीक्वेंसी इस फॉर्मूले से, v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा से। ठीक है। जो चीज यहाँ पे याद रखना चाहिए इज लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो सिंपल सी बात है, अगर तुम खाली वेवलेंथ याद रखोगे तुमको फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। और अगर फ्रीक्वेंसी याद रखना चाहते हो तो भी याद रख सकते हो, मैं वो याद नहीं रखता बिकॉज इट विल कम इन 10⁻⁵, 10⁻⁸, 10⁻14 ऐसे आएगा। इसीलिए मैं नहीं किया वो, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू रिमेम्बर, दिस इज इजियर आई थिंक। लेकिन तुम अगर चाहो तो बुक में दोनों दिया हुआ रहता है, जो भी मन होगा वही याद कर ले, दोनों याद करने का जरूरत नहीं।
लेकिन एक एटलीस्ट पूरा याद करो, बिकॉज फिजिक्स में भी काम आएगा। फिजिक्स में एक चैप्टर है तुम लोग का 11th में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे, ठीक है, पूरा एक चैप्टर ही है। तो उसमें फिर से ये सब पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है। बेटर है कि वेवलेंथ याद रख लो और फ्रीक्वेंसी अपने से निकल जाए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट, वेव्स, कंपोनेंट्स ऑफ वेव्स, पूरा वेव्स के बारे में बता देते हैं। ऑल्दो दिस इज प्योर फिजिक्स, एक वेव ऐसा दिखता है, ठीक है, लाइक दिस, फाइन ना। कंपोनेंट्स में सबसे पहला आता है वेवलेंथ। व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव या फिर टू कंजिक्यूटिव, ठीक है, पीक्स और ट्रॉफ, ठीक है। पीक, दो पीक के बीच का डिस्टेंस इतना होता है, या फिर दो ट्राव के बीच में डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक वेवलेंथ, ठीक है, क्लियर है। नंबर 2, वेव नंबर। वेव नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय न्यू डैश, इससे, ठीक है। सो वेव नंबर इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। थर्ड इज योर, थर्ड क्या है, इज योर फ्रीक्वेंसी। What is frequency? Frequency is number of waves per second, ठीक है। दिस साइड एक्स एक्सिस में हम लोग मेजर करते हैं सेकंड या फिर टाइम, सॉरी, वी मेजर टाइम इन सेकंड्स, एंड इस साइड हम लोग मेजर करते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो वेवलेंथ हुआ, वेव नंबर हुआ, फ्रीक्वेंसी हुआ। नंबर 4 इज वेलोसिटी। What is velocity? Distance covered by a wave in 1 second. Distance covered by wave in 1 second is called velocity. Number 5, time period. Time period क्या होता है? Time taken to complete one wavelength, ठीक है। टाइम पीरियड कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं, वेव नंबर को न्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल टी को हम लोग लिख सकते हैं 1/न्यू, ठीक है। किसी किसी बुक में फ्रीक्वेंसी को एफ से भी डिनोट किया गया है, ठीक है, यू कैन डिनोट इट बाय एफ ऑल्सो। सो उसमें दिक्कत कम होता है कि वी और न्यू के बीच में कभी कभी समझना इज डिफिकल्ट कि न्यू है कि वी है। दैट्स व्हाई सम बुक्स यूज एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, स्मॉल एफ, ठीक है। लास्टली इज योर एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? हाइट ऑफ द क्रेस्ट, हाइट ऑफ द क्रेस्ट और पीक, जो भी बोलोगे। सो अगर हम लोग ये वाला ग्राफ फिर से देखें, दिस इज एम्पलीट्यूड, ठीक है। दैट इज वाई दिस साइड हम लोग प्लॉट कर रहे हैं एम्पलीट्यूड एंड दिस साइड हम लोग प्लॉट कर रहे हैं टाइम। सो हाइट ऑफ द क्रेस्ट और
height of the crest or peak of the wave. ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो। No, sir. किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, No, sir. नेक्स्ट is your spectrum. Next is your spectrum, or next we will talk about spectrum, or like we can write it as hydrogen spectrum. ठीक है, hydrogen spectrum. Hmm. So hydrogen spectrum. So spectrum is of two types. One is emission spectrum. Another one is absorption spectrum. ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? Emission. What is emission spectrum? They are the bright lines on a dark background. What is absorption spectrum? They are the dark lines on the background, on the bright background, you can say. बेसिकली क्या होता है मैं बताता हूँ, ठीक है, लॉजिक समझो। लेट्स से वी हैव अ फिल्टर फ्रॉम 0 एंगस्ट्रॉम टू 10,000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसके अंदर तुम्हारा जो है विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा विजिबल आएगा, थोड़ा यूवी आएगा, और थोड़ा विजिबल के ऊपर क्या था, इंफ्रारेड आएगा, ठीक है। सब मिला जुला के आएगा। नाउ यूवी एक्सरेज एवरीथिंग विल कम इन दिस। सो अब क्या हो रहा है कि लेट्स से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उस रेडिएशन को ये वाला फिल्टर कैच करता है, ठीक है, एंड इट विल गिव ब्राइट लाइंस। जो भी रेडिएशन वो रिलीज किया, लेट्स से वो रेडिएशन रिलीज किया है ऑफ 10 एंगस्ट्रॉम, लेट्स से वो रेडिएशन रिलीज किया है ऑफ 20 लेट्स से 2000 टू 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे वो और एक रेडिएशन रिलीज किया विच इज 8000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और लेट्स से यहाँ पे और एक रेडिएशन रिलीज किया वो लेट्स से 1000 एंगस्ट्रॉम कुछ, ठीक है। सो व्हाट आर दीज, ये जो ब्राइट लाइंस तुमको दिख रहा है अभी, दीज आर द एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। और जो भी डार्क एरियाज है, जहाँ जिस जो फ्रीक्वेंसीज, द फ्रीक्वेंसीज विच आर नॉट एमिटेड, which produce a dark lines, these are the absorption spectrum। मतलब ये frequencies जो है absorb कर लिया, और ये जो बाकी के जो frequencies है which are showing bright light, these are the frequencies which are emitted, ठीक है। ऐसा नहीं है कि emission spectrum में तुम एक dark background यूज करते हो, absorption spectrum में तुम कुछ और दूसरा bright background यूज करते हो, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। उसमें फिल्टर सेम रहता है, जो जो फ्रीक्वेंसीज वो कैच करता है उसमें वो ब्राइट लाइंस दिखाता है, जो जो वो कैच नहीं कर पाता उस वो सब डार्क लाइंस दिखाता है, ठीक है।
हाँ सर। फाइन। अब emission can be continuous or discontinuous. ये स्पेक्ट्रा का बात हो रहा है, ठीक है, emission spectra and absorption spectra. See, अगर कोई बॉडी जो है कॉन्स्टेंटली रेडिएशन रिलीज कर रहा है ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, तो वो क्या दिखाएगा, वो पूरा जगह जो है ब्राइट दिखाएगा, सो इट विल बी कंटिन्यूअस. या फिर ऐसा भी हो सकता है जो डायग्राम मैं अभी ड्रॉ किया कि देयर आर सेपरेट सेपरेट लाइंस जिसमें तुमको दिखा रहा है, तो दीज आर लाइंस, तो दिस इज डिसकंटिन्यूअस. लेकिन एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस, बिकॉज इट इज द डार्क पार्ट. ठीक है, और एक भी अगर ब्राइट लाइट रहेगा उसमें, देन इट विल बिकम डिसकंटिन्यूअस. फाइन, सो दैट इज व्हाई एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा is always discontinuous. Emission spectra can be continuous or discontinuous. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। किसी को भी नहीं है? ठीक है. नहीं। नहीं सर. हम लोग को कब मिल सकता है एक एक्सपेरिमेंट जिसमें हम लोग को मिल सकता है रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस? इफ यू हीट एनी सॉलिड, ठीक है, किसी भी सॉलिड को तुम हीट करो, उसमें से रेडिएशंस निकलेंगे. ठीक है, व्हेन यू हीट एनी सॉलिड, ठीक है, सपोज करो तुम आयरन ले रहे हो, आयरन मेटल जो है उसको हीट करो. ठीक है, पहले हीट करोगे, यू वोंट बी एबल टू सी द वेव्स. व्हाई? बिकॉज दोज वेव्स आर नॉट इन योर विजिबल स्पेक्ट्रम. लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है, द आयरन टर्न्स रेड. यस और नो? यस सर। ठीक है, और उसको हीट करोगे तो वो ब्लू की तरफ जाता है धीरे धीरे. फाइन, तो इसमें क्या हो रहा है कि जितना तुम ज्यादा हीट दे रहे हो उतना हायर फ्रीक्वेंसीज का वो क्या कर रहा है, तुम्हारा रेडिएशन निकाल रहा है. फाइन, so when a solid is heated, we can say that they emit radiations of all frequencies. Or radiations of various frequencies. Various frequencies at various temperatures. ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रेडिएशन निकालते हैं. फाइन, ये हो गया. नाउ व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी? नाम सुने हो, व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी? हाँ सर सुने। व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी, बताओ. क्लास में सुने थे, मैम पढ़ा रहे थे, कुछ हम्म, समझ नहीं आया। किसी को आता है कि ब्लैक बॉडी क्या होता है? नहीं पता सर. इट इज एन आइडियल बॉडी that absorbs and emits all radiations. That absorbs and emits all radiations. It is theoretically possible, experimentally अभी तक तो possible नहीं है. Ideal body that absorbs and emits all radiations. ठीक है. Close to a black body कर सकते हो तुम. जैसे तुम if you take a hollow sphere, ठीक है, पूरा hollow sphere है, उसके अंदर you paint it with black, pitch black, नॉर्मल ब्लैक नहीं, ठीक है, पिच ब्लैक से पेंट करना है. एंड फिर क्या कर रहे हो, यू आर मेकिंग अ होल इन इट, छोटा सा होल. फाइन, अब इससे अगर तुम लाइट पास करवाओगे, इफ लाइट passes थ्रू दिस, इट गेट्स इंटरनली रिफ्लेक्टेड सेवरल टाइम्स, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता है बिकॉज द होल इज वेरी स्मॉल. ठीक है, theoretically. So that is why you can say that this is a body which absorbs all radiations. So it is technically a black body, लेकिन
हम लोग अचीव नहीं कर पाते हैं ब्लैक बॉडी. फाइन, इट्स अ थियोरेटिकल थिंग. Now the radiations that are emitted from a black body are called black body radiation. ठीक है, simple. Radiations emitted from black body are known as black body radiations. और कुछ नहीं है इसमें. ठीक है, बस हो गया. इसके बाद तुम लोग एक चीज पढ़े हो, that is Einstein's equation. Shit. E equals to m square. E equals to mc square. mc square. हाँ, और एक इक्वेशन है जो आगे जाके हम लोग फिर से पढ़ेंगे, that is Planck's quantum theory. हाँ ये सुना हूँ. Planck's quantum theory. वो क्या बोलता है? E equals to h nu. अच्छा, प्लैंक क्वांटम थ्योरी बोलता क्या है पहले मैं ये बता दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज बाद में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे इसको. फाइन, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस. लेकिन अभी के लिए मैं बस बता रहा हूँ कि प्लैंक ने बताया लाइट कंसिस्ट ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ measurable pockets of energy which are known as quanta. ठीक है, light consists of measurable quantities of energy which is known as quanta or quantum. Quantum is singular, quanta is plural. ठीक है, और न्यूटन ने कहा था कि लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स. फाइन, तो इन दोनों के बीच में बहुत बहुत ज्यादा तगड़ा वॉर था एक टाइम पे, नॉट ओनली बिटवीन दीज टू पीपल बट ऑल्सो बिटवीन द अदर साइंटिस्ट who tried to resolve whether light is a wave or light is a particle. ठीक है, because Newton is saying कि light is a particle and it is made up of photons. Fine, and Planck is saying that uh, light is a wave which consists of pockets of energy known as quantum or quanta. ठीक है, तो हम लोग from the Planck's quantum theory we can see that E equals h nu, जहाँ पे h is Planck's constant. कितना है Planck's constant, किसी को पता है? 6.624. 6.624 multiplied by 10 to the power minus 27 arg plus by per second. ठीक है, arg पर second. ये सब हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे. एनीवे, सो E इक्वल्स टू h nu, इसको हम लोग लिख सकते हैं E इक्वल्स hc by lambda. Yes, sir. because C equals to nu lambda. तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. ठीक है, तो लाइट एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पॉजेस डिफरेंट एनर्जी बोल सकते हैं. यस और नो? लाइट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पॉजेस डिफरेंट वेवलेंथ, different energy if we consider light as a wave. ठीक है, क्योंकि हम लोग तो अभी तक पढ़ रहे हैं ना कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिसमें लाइट भी आता है. So if light is an electromagnetic wave, then it has some frequency. और अभी हम लोग from Planck's theory we can say that that frequency is directly proportional to energy of that light. Yes or no? यहाँ तक सर एक किसी बार को फिर डाउट? से रिपीट कीजिए. ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे हैं? लाइट
इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, हम्म किसी भी वेव का हम लोग अभी अभी पढ़े, एनी वेव हैज गॉट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी एंड सर्टेन वेवलेंथ। ठीक है, हम्म फ्रॉम प्लैंक्स थ्योरी हम लोग को क्या पता चल रहा है, द एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। हम्म सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हैज अ डेफिनाइट एनर्जी, हाँ light of a particular wavelength has a particular energy. हाँ So we can say that energy is directly proportional to frequency, inversely proportional to 1 by wavelength. ठीक है, हम्म यहाँ तक हुआ। इसके बाद नो, हम लोग क्या देखे थे, emission spectra can be of two types, continuous and discontinuous, है कि नहीं? It can be of two यस सर types, continuous and discontinuous. Continuous कब होता है, अगर body continuously energy lose करता है, then it is continuous spectrum. लेकिन अगर वो कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज नहीं कर रहा है, इट इज लूजिंग एनर्जी इन डिफरेंट लेवल्स, तो वो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा देगा। सो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, इसको हम लोग बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रा, जिसमें तुमको बैंड देखने को मिलेगा, लाइन नहीं है, बैंड्स है। ठीक है, यू विल गेट थिक थिक बैंड्स लाइक दिस इन द स्पेक्ट्रा, नॉट लाइंस। लाइंस नहीं मिलेगा तुमको, बैंड्स मिलेगा। ठीक है, इट्स अ बैंड स्पेक्ट्रा। इसका एग्जांपल क्या है, व्हाइट लाइट को जब तुम लोग रिफ्रैक्ट कराते हो, व्हेन रिफ्रैक्टेड ऑन अ प्रिज्म, या फिर किसी में भी तुम लोग रिफ्रैक्ट कराते हो, तब तुमको क्या मिलता है, 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक यू गेट ईच एंड एवरी वेवलेंथ। ये सुनो, यस सर तो तुमको हर एक फ्रीक्वेंसी मिलता है। तो इसका मतलब क्या, तुमको एक बैंड देखने को मिलेगा इन द एमिशन स्पेक्ट्रम, ब्राइट एक बैंड मिलेगा पूरा, क्योंकि वो कोई भी फ्रीक्वेंसी छूट नहीं रहा है, ऑल द फ्रीक्वेंसीज आर प्रेजेंट। सो दैट इज द बैंड स्पेक्ट्रा और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कब होता है, बैंड में नहीं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कब होता है, when electric discharge is passed through hydrogen, when electric discharge is passed through hydrogen gas। ठीक है, जब हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करवाते हैं through hydrogen gas, we see several lines of different wavelength, several lines of different wavelength, several lines of different wavelengths। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यस और नो? यस सर ब्रेक दोगे क्या अभी ब्रेक कितना हो रहा है, 4-5 ऑलरेडी, 4-5 हो गया। ठीक है, एक ब्रेक ले लो, कितना टाइम है, चलो ओके, लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट ठीक तुम्हारा इग्नोर मार रहे कंटिन्यू, हो कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, हाँ कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं कि जो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है ना, ठीक है, उसमें क्या होता है कि देर आर सेवरल लाइन्स ऑफ तुम्हारा स्पेक्ट्रम, देर आर सेवरल लाइन्स ऑफ द एमिशन स्पेक्ट्रम। इन सेवरल लाइन्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं इन सम ग्रुप्स। ठीक है, दीज आर क्लासिफाइड इनटू 6 ग्रुप्स, 6 ग्रुप्स। पहला आता है लाइमन सीरीज, दूसरा आता है बाल्मार सीरीज, तीसरा आता है पाश्चन, पाश्चन सीरीज,
चौथा आता है ब्रैकेट, BRACKET, ब्रैकेट सीरीज। फिर इसके बाद आता है फंड सीरीज, PFUND, फंड्स, जो भी साइंटिस्ट है जो डिस्कवर किया है उसके नाम पे, ठीक है। एंड लास्टली इज हमफ्रे, हमफ्रे सीरीज, ठीक है। हर एक सीरीज को हम लोग कैसे, मतलब ये कैसे क्लासिफाई किया गया है, ये हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। बेसिकली अभी जितना जान के रखो कि एमिशन स्पेक्ट्रा जो है इसको हम लोग 6 पार्ट्स में डिवाइड किए, ठीक है, क्लासिफाई किए। इसमें से जो लाइमन सीरीज है, दिस कम्स अंडर यूवी लाइट। बाल्मर सीरीज कम अंडर विजिबल। Paschen and Brackett they come under infrared. Fund and Humphrey come under far infrared, ठीक है। यूवी विजिबल, इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. यस सर। इसके बाद आया था एक पर्सन जिसका नाम है रिट्स। रिट्स क्या किया? ही फाउंड अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट wavelength of various hydrogen lengths, wavelength of various hydrogen lengths। क्या था दिस? एक फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं रिचबर्ग्स इक्वेशन, रिचबर्ग्स इक्वेशन, ठीक है। रिचबर्ग्स इक्वेशन, इक्वेशन क्या बोलता है? वेव नंबर और न्यूट बार, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1/λ इज इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय z स्क्वायर, ठीक है। बहुत सारे टर्म्स हो गए। सो आर क्या होता है? इट्स रिचबर्ग्स कांस्टेंट, जो कि है 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। क्यों सेंटीमीटर इनवर्स? बिकॉज इट इज 1/λ, सो ऑब्वियस है कि इस पूरे का यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स में होगा या फिर लेंथ इनवर्स में होगा, ठीक है। व्हाट इज जेड? जेड इज एटॉमिक नंबर, ठीक है। व्हाट इज n1 and n2? n1 and n2 are integers, they can have value from 0 to infinity, ठीक है। नॉट ने पॉजिटिव इंटीजर्स, अच्छा ये भी लिखना चाहिए, दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ये जैसे मैं रब कर दिया, ये रब तुम नहीं कर सकते अपने नोट्स कॉपी में, ठीक है। हाँ, फॉर अ पर्टिकुलर सीरीज, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। फॉर अ यस सर। पर्टिकुलर सीरीज, फॉर अ सीरीज n1 is constant and n2 is greater than n1 always। फॉर अ सीरीज, पर्टिकुलर सीरीज का बात कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग सीरीज में अलग अलग हो जाएगा। सो फॉर अ सीरीज, किसी एक सीरीज का अगर बात करो, लेट से अगर तुम सिर्फ लाइमन का बात करो या फिर सिर्फ बाल्मर का बात करो, तो किसी एक सीरीज के लिए n1 कांस्टेंट है और n2 हमेशा n1 से ज्यादा है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग लाइमन देखते हैं, लाइमन में n1 कितना है? 1। n2 क्या हो सकता है? 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, ठीक है। इसके बाद है बाल्मर। बाल्मर में n1 is 2, n2 can be 3, 4, 5, anything। पाश्चन
Fashion main one is 3, 4, 5, 6, 7. Then is your bracket 4, 5, 6, 7, 8 dot dot dot. Fund 5, 6, 7, 8 like this, etc etc, ऐसे चलेगा, ठीक है। हाँ हमफ्रे हमफ्रे सिमिलरली हमफ्रे अच्छा लिख देते हैं सर। 6 7 8 9 ऐसा। हमफ्रे में शायद पी नहीं रहता है शायद, क्या पता यार, रहने दो। 7, 8, 9 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो अगर पूछेगा व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ, या हम वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इतना नहीं लिखेंगे, ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, कैसे निकालोगे? ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ कोर्स, कैसे निकालोगे? lambda is equal to करो आंसर निकालो। सर ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है ना पूरा चैप्टर? फिजिकल है। नहीं पता, है किसी किसी बुक में फिजिकल में दिया हुआ है, किसी किसी बुक में इनऑर्गेनिक में दिया है, ठीक है। दीज आर सम चैप्टर्स विच आर फंडामेंटल केमिस्ट्री, इसको तुम किसी भी चैप्टर में नहीं घुसा सकते यार, नहीं, मैं फिजिकल वाला पार्ट में लिखा हूँ ये। ठीक है। किसी किसी बुक में, हाँ जैसे मेरे बुक, मैं जिस बुक से देखा हूँ, जिस बुक से पढ़ाता हूँ तुम लोग को यूजुअली, या फिर जिस दो बुक से पढ़ाता हूँ मेनली, दोनों में ये फिजिकल का पार्ट है। लेकिन मुझे तो कहीं से ये फिजिकल नहीं लगता है, ठीक है, मुझे ये इनऑर्गेनिक का पार्ट लगता है, क्या ही कर सकते। Atomic structure, chemical bonding, these are all parts of inorganic chemistry. Basic organic chemistry, basic chemistry जो भी था chapter 1, that is physical chemistry। इसका आंसर बताओ। सर थोड़ा ऊपर करना ठीक है, और थोड़ा, बस। अनुराग, हाँ सर। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि नोट्स लेने के जगह पे तुम स्क्रीनशॉट ले लो? नहीं सर, वो ले लूंगा, लेकिन मैं मतलब ऐसे लिखते रहता हूँ, तो फिर आप जो बोल रहे हो, हाँ, मतलब आप पहले लिखे, फिर पीडीएफ आप ऊपर करते गए, फिर आप कुछ पुराना चीज बोलोगे, तो वो मैं लिखा रहूंगा, तो मैं उसको पढ़ के फिर समझ सकता हूँ ठीक से, अच्छे से, वरना फिर समझ नहीं आता। मुझे समझ में नहीं आया तुम क्या कंफ्यूजन। बोलना चाह रहे हो। नहीं मतलब आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप एक हाँ टॉपिक पढ़ा दिए, हाँ उसके बाद फिर आप दूसरे टॉपिक पे गए, हाँ, अब वो दोनों टॉपिक थोड़ा थोड़ा बहुत रिलेटेड रिलेट, होगा। हाँ। हाँ, तो फिर मुझे पीछे का थोड़ा सा ऐसे देख लूंगा, तो मेरे को एक आइडिया मिल जाएगा, उसके बाद नहीं आगे मतलब का भी ऐसा समझ। नहीं होता, ऐसा नहीं करते तुम लोग कि क्लास के बाद ही नोट्स लिख लेते हो, ऐसा नहीं है? फिर एक क्लास में बहुत नोट्स रहता है, फिर उतना एक साथ लिखने में अच्छा नहीं लगता, जितना क्लास में बैठ के लिखने में ठीक लगता है, सही है, बोर लगता है। लेकिन अच्छे से नोट्स बना लेना, ठीक है, कहीं पे भी। नहीं, नोट्स टाइम, अच्छे से बनाए। तब ठीक है। मतलब जो भी मैं लिखता हूँ इसमें से कुछ छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मैं बहुत छोड़ के फिर बता रहा हूँ। इससे भी अगर तुम छोड़ दोगे तब बचेगा नहीं कुछ। हाँ। ये समझे। सब लिख लेता हूँ। कितना आ रहा है आंसर? अच्छा चलो, पहला क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूँ। 1/λ इक्वल्स आर एच, मतलब 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ 10⁵ है ना, 10⁵ होता है, अच्छा मीटर में 7 हो जाएगा, ठीक है। 10⁵ 1 बाई फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, मतलब n1 विल बी 1, 1 स्क्वायर, माइनस 1 बाई n2 क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, सर आप 1 एंट्री में 2 भी डाल सकते हैं ना, 4 भी डाल सकते हैं। है। आप लोग एंटो में 2 3 भी डाल सकते हैं ना। नहीं मैं फर्स्ट लाइन पूछा हूँ ना, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट ओह लाइन तो वही होगा ना जो सबसे छोटा वाला है। हाँ हाँ, समझा समझा।
मैं थोड़ा उसी में रुका हुआ था। कोई बात नहीं। तो ये आएगा 3/4 RH भी लिख सकते हो। अभी तुम लोग क्या करो ना, थ्री ऐसे 3/4 RH ही लिख दो, ठीक है। सॉल्व करने का सर ये कैलकुलेशन क्या है। जेड स्क्वायर जो था, हाँ, Z तो 1 है ना, हाइड्रोजन है, थ्री तो इसीलिए हम नहीं लिखा। 3/4 R1 RH, हाँ RH। बस RH नीचे लिखना, बस हो गया। सिमिलरली राहुल, तुम्हारा ये नहीं आया था। कर रहा हूँ, चलो कुछ उसी टाइप किया हूँ। अच्छा ठीक है। मेरा आया था 1/λ इज इक्वल टू 82500। अच्छा, उसका फिर रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि हाँ, तुम ऐसे लिख लो, इसके बाद कैलकुलेशन करो, क्योंकि फिर ये इतना बड़ा चीज को अंदर लेके जाओगे नीचे। सॉरी, दिस डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालो। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। ये सही सही निकालना है तुम लोग को। ईयरफोन में कान दर्द करता है बहुत। वही हाइड्रोजन का। ऑफ कोर्स हाइड्रोजन का। या फिर तुम लोग डिफिकल्ट करना चाहते हो तो यू कैन टेक लिथियम। Okay. Li प्लस होगा। कल क्लास करोगे? नो रिस्पॉन्स। नो सर। हाँ, नहीं, परसों से कर, परसों, हाँ परसों से। क्यों, क्या दिक्कत है कल? कल संडे है। तो दूसरा तो और कोई कल क्लास नहीं रहेगा। शिवम सर का नहीं होगा, सिद्धार्थ सर का सिद्धार्थ सर भी रहेगा। ट्रैवल कर रहे कल हैं, सिद्धार्थ सर का नहीं होगा। सिद्धार्थ से मैं पूछ लूंगा। सर सुबह 16 करेंगे तो होगा। RH। क्या है? सुबह 16/147 RH। फ्रेंड्स म्यूट करो। हाँ बोलो आंसर। कौन बोल रहा था आंसर? पहचानो। अनुराग। वाह, सही बोले। बोलो। 16/147 RH। 16/147 RH नीचे के ऊपर। अब नीचे। गलत है। पहले ही बोल रहे थे। अरे रुको रुको, गलत नहीं भी हो सकता है। हाँ गलत है। डेसिमल में ठीक है। 0.10 आएगा कुछ। किसका आ रहा है? वही 0.10? अनुराग। इसी का ही। हाँ। तुमको क्या पूछा गया ये देखे हो? ओह शिट, सॉरी। ठीक है। 36/5 RH। अबे यार, गलत है फिर भी। क्या समझ पूछा गया। है? समझ गया। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पूछा ना। हाँ सही है यार। पहला वाला मैं जो सोच के तुमको बोला था अनुराग की गलत है, वो भी मेरा सही था। एनीवे, मतलब क्योंकि RH ऊपर रहेगा ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा।
तो अगर लैम्डा में आरएच नीचे है तो फ्रीक्वेंसी में आरएच ऊपर होगा ना। उस हिसाब 147/16 उस हिसाब से 147/16 16 क्या RH कहाँ है, ऊपर नीचे? ऊपर सर आप सॉल्व करके दिखाओ। गलत है। रुक जा मैं बस 36 आ रहे नहीं। रुको। आंसर देख के पता चल जाएगा तुम लोग को कि सही है। आंसर अच्छा नहीं आएगा। अच्छा नहीं आएगा मतलब आइदर डेसिमल्स में आएगा या फिर मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर समथिंग आएगा। जैसा मेरा प्रेडिक्शन है, ठीक है, आई एम नॉट वैसा श्योर। मैं निकल अभी तक रहा है। हाइड्रोजन का ही निकालना है ना। नहीं, लिथियम का निकालना है। चेंज कर दिया। अच्छा मैं कर दे रहा हूँ, देखो ना। रुको अरे जिन लोग का चल रहा है उन लोग का तो खत्म भी हो जाएगा ना मेरे से पहले, क्या दिक्कत है। 2.7 5 2.75 into 10 to the power 7 यूनिट। यूनिट। यूनिट क्या था? फ्रीक्वेंसी के यूनिट भी होते हैं क्यों नहीं होगा? ना, होता आप है, क्या बताएं। होता है? क्या होता है अनुराग? आप इनकम्प्लीट आंसर। हर्ट्ज। अच्छा हाँ तो देखो हर्ट्स। कुछ ऐसा है फॉर्मूला, ठीक है। हाँ। तो पहले हम लोग 1/लैम्डा निकाल रहे हैं। अच्छा ये क्या कर दिए हम, ओके। ये आपने क्या लिखा? हाँ अब ठीक है। हाँ RH क्या पूछा, बाल्मर सीरीज, तो 1/2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1 सर बाय। सर 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 बोलो। सर 1 पॉइंट रुक जाइए कैलकुलेटर कहाँ है? हाँ 1.36 इंटू 10 की पावर -5 -3 5 -5 किसका आ रहा है ये? राहुल? निशान। निशान, ओके। हाँ नहीं वो नहीं 36 नहीं 63। हाँ अब 1/4 माइनस, प्रिंस जी म्यूट करो या फिर निशान म्यूट करो। 1/4 माइनस 1/16 मल्टीप्लाइड बाय लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 स्क्वायर 9। नंबर होता है। अच्छा मैं मास करके कर रहा हूँ। Shit. फिर क्या होगा 15/64 मल्टीप्लाइड बाय 9 तो 135/6 सॉरी 12/64 मल्टीप्लाइड बाय 9 RH 9 12 जा कितना होता है 108/64, ठीक है। ये हो गया 1/लैम्डा। अब हम लोग को क्या पता है, V या फिर C इक्वल्स न्यू लैम्डा। तो न्यू पूछा है, न्यू क्या होगा C/लैम्डा। तो क्या होगा C कितना है 3 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाइड बाय 1/लैम्डा मतलब RH मतलब 1.1 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय 108/64। क्या ये सही है? सर एक चीज पूछूं? ये गलत है। हाँ बोलो। सर अभी यहाँ पे जैसे 1/n2 हम लोग 3 क्यों नहीं लिए, मतलब n2 जो है सो 2, हाँ 3 क्यों नहीं लिए? क्योंकि हम यहाँ पे पूछे ना सेकंड लाइन। मतलब वो लाइन देख के करना है। हाँ कितना नंबर लाइन वो तो मैटर करता ना। ओ मैं फर्स्ट लाइन का निकाल दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये सही नहीं होगा, ठीक है, ये वाला आंसर। क्यों सही नहीं होगा? बिकॉज 3 इंटू 10⁸ जो है दिस इज इन मीटर पर सेकेंड। ये जो रिचबर्ग कांस्टेंट है इट इज इन सेंटीमीटर इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स, हाँ सही है, ठीक है। तो इसको हम लोग को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका यूनिट अगर सेंटीमीटर इनवर्स है, इसको मीटर इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है।
1.1 into 10 to the power 7. सो वही बेटर है अगर याद रखोगे तो। सेंटीमीटर वाला कहाँ काम आता है, यही काम आता है। ठीक है, तो ये जो इसका जो भी आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर हर्ट्ज में। कितना आ रहा है बताओ कैलकुलेट करके। 5.0. अच्छा 5.0। नहीं रुको. अच्छा 5.54 into 10 to the power 15. 10 to the power 15 हर्ट्ज। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेव ऑफ थर्ड लाइन ऑफ Lyman series of hydrogen atom। थोड़ा सा ऊपर करो. बोल। ठीक है. ठीक, ये वाला निकालो। कितना टाइम हो रहा है? 4:45। ठीक है, करो। मुझे वेव स्टॉपवॉच का चलाना है, वेलोसिटी. मुझे स्टॉपवॉच चलाना है, देखना है कितना टाइम लगेगा तुम लोग को करने में। अरे सर थोड़ा ऊपर करो, और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा, कितना चाहिए यार तुमको? बस बस। सब क्वेश्चन देख लियो ना? लाइमैन सीरीज था ना. लाइमन सीरीज का, ओके लाइमन सीरीज का थर्ड लाइन ओके हाइड्रोजन एटम। ओके. और थोड़ा ऊपर करो, देख, बस बस, उतना नहीं, उतना नहीं, नीचे 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 नीचे, बस थोड़ी ऊपर बढ़ रहा है, नीचे, बस। फिर आप नीचे आ गए, ऊपर करने बोल रहा हूँ मैं। कितना टाइम लगेगा तुमको लिखने में? इतना ही रखो ना, 2 मिनट के लिए। ठीक है, ये जो सी बाय लामड़ा थे, क्या थे पता? तुम्हारा वॉइस क्रैक कर रहा है। 2 मिनट ऑलमोस्ट। किसी का नहीं आया? मेरा लामड़ा हो गया। इसी से पता चलता है तुम लोग का कॉन्सेप्ट, मतलब अरे ऐसा बोल दे रहे हो, रुको निकाल के देता मैं आपको। रीजन है, ऐसे ही नहीं बोल रहे यार। मेरा वॉइस रिवर्बरेट कर रहा है बहुत ज्यादा। म्यूट करो निशांत अपना फोन कहीं और रख ले भाई। निशांत, म्यूट करो, बहुत ज्यादा रिवर्बरेट कर रहा है। मुझे लगा था एटलीस्ट राहुल अनुराग तो बता देगा 30 सेकंड में। वेलोसिटी कैसे निकाले आप? फ्रीक्वेंसी से नहीं निकल नहीं जाता. पता मुझे यार। इतना पढ़ाने के बाद ये लोग से वेलोसिटी नहीं हो रहा है। 3 मिनट हो गया, 30 सेकंड का क्वेश्चन। सर थोड़ा ऊपर करो तो। बच्चा बच सर वेलोसिटी तो वही होगा ना, सी।
3 into 10 to the power 8 ही होगा। ऐसा है, मुझे तो पता ही नहीं था। अब तुम लोग कैलकुलेट कर रहे हो, मैं क्या करूँ? ठीक है, कैलकुलेट नहीं, वो तो आप ही तो बोले थे। हाँ यही होगा, सही है। अच्छा, यही तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोग को किक क्यों नहीं हो रहा है ये वाला चीज की ये वेलोसिटी सोच रहा था कांस्टेंट है। सर मैं, आप बोले मैं इसीलिए पहले ही हिंट दिया कि स्टॉपवॉच चला रहा हूँ। मैं भी वही सोच रहा था तब से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो, नीचे कर दे रहे हैं। अब ऊपर करेंगे तो पता नहीं चल जाएगा तुम लोग इसीलिए तब से वही चीज देख रहा हूँ, करना क्या है फिर इसमें। को। तो अच्छा, इसमें लैम्डा कितना है? लैम्डा या 16/5। 16/15 RH। वाह, RH 15 RH। RH अच्छा बोले। आर एच। आर एच ऊपर है कि नीचे है? नीचे। नीचे। अब लिख दिया तो नीचे ही होगा। इसका वैल्यू कितना आ रहा है डेसिमल में, बताओ? 0 पॉइंट कुछ था ना। सर फ्रीक्वेंसी बता दूं? बता दो। 3.93 इंटू 10 माइनस 15 हर्ट्ज, सॉरी प्लस 15 हर्ट्ज। 0000 3.093। सेम। लैम्डा 1.06। कैसा आ रहा है? -7 है कि -6 है? 1.17 into 10 to the power 10 10 टू द पावर 7 7 कैसे मीटर्स। आएगा यार? मीटर्स। -7 नहीं होगा। अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ। रुको। नेक्स्ट। 0.9। क्या? फिर से क्या? क्या 0.9? बोलो बोलो बोलो, शर्माओ नहीं। 0.97 nm। एक सेकेंड, प्रिंस तुम हो तो क्लास में भी? 0.97 into 10 to the power -7 meters. This is the last and correct final answer. हाँ सही है यार, ये तो 16.5 हो जाएगा, ये इंटू 1.1। हम्म हम कितना देखना पड़ेगा यार, बोलो अब तुम। बस ये ठीक है। नेक्स्ट। 3 बार आंसर निकाल दो। ठीक। ठीक है। क्वांटम नहीं, अच्छा है, अच्छा। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन नहीं, लेकिन मुझे लगा था कि कोई वेलोसिटी वाला कोई झट से आंसर दे देगा। अरे मैं पता है मैं क्या सोच रहा था। मेरे को लगा कि वेलोसिटी भी एक तो अलग से होता है और उसको हम लोग अलग से लाइट का स्पीड भी लेते हैं। नहीं, तुमको पता है ना कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है लाइट के स्पीड से ही जाएगा। क्वांटम कल पढ़ने वाले थे ना सर? ये कब हुआ? आप ही तो बोले कल क्लास लूंगा मैं सुबह, कल कब पढ़ेंगे करके। कल बोर्स मॉडल पढ़ेंगे ओ ऐसा। बाय मेरे मैक्स को लगा प्लैंक। कल सुबह ये भी कवर अप करने वाले हैं तो। बाय मैक्स प्लैंक, ठीक है, ज्यादा नहीं है, छोटा सा ही है। डिटेल में वी विल टॉक अबाउट लेटर ऑन। और हाँ, डिटेल में वी विल टॉक अबाउट लेटर ऑन, बस अभी जान के रखो कि क्वांटम थ्योरी क्या होता है। इट वाज गिवन बाय मैक्स प्लैंक। He said that a hot body emits radiation, emits radiant energy, radiant energy continuously. Sorry,
emits radiant energy, not continuously, but discontinuously, in the form of small packets of energy called quantum. क्वांटम प्लूरल है क्वांटा, ठीक है, प्लूरल है क्वांटा। नेक्स्ट, एनर्जी associated with each quantum is proportional to its frequency। यहाँ से हम लोग का फॉर्मूला आता है E इक्वल्स एच न्यू, ठीक है। और पहले हम लोग लिखते हैं, पहले ऐसा नहीं लिखो, पहले को E is directly proportional to न्यू, E equals h न्यू, where h is 6.634 multiplied by 10 to the power 6.624, या फिर 6.63 भी ले सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -27 आर पर सेकंड। अर्ग क्या होता है? यूनिट होता है क्या चीज का? CGS यूनिट। सीजीएस यूनिट होता है। इसका कन्वर्शन मुझे याद नहीं है। कन्वर्शन कुछ 10 टू द पावर में रहता है। मैं ओह मस्त 6.624 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर निशान हाँ सर। म्यूट करो। नहीं, आप हंसे क्यों? तो मेरा आवाज रिवर्बरेट कर रहा है। तो भी आप हंसे क्यों? म्यूट कर दे सर। ये बोलते ही नहीं। ठीक है, हम लोग इसको ऐसा यूनिट्स में लिख सकते हैं 6.624 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर -34 जूल पर हर्ट्ज, ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा। जूल पर हर्ट्ज। और जूल सेकंड भी लिख सकते हो उसको, जूल सेकंड, ठीक है, एक ही बात है। 1 बाय हर्ट्ज इक्वल्स टू सेकंड, इतना तो पता ही है हम लोग या को। हर्ट्ज का यूनिट नहीं पता था, ये पता है। नेक्स्ट, अरे 10 एनर्जी emitted, कोई भी एनर्जी emitted, we can write it in the form of nh nu, where n is a positive integer, लिख सकते हैं। n has values from 1 2 3 4 dot 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 dot, yes or no? यस सर। फाइन। आइंस्टाइन ने क्या कहा था? E equals mc square। लाइट इज a stream of particles, न्यूटन ने नहीं कहा था, सॉरी, आइंस्टाइन ने कहा था लाइट is a stream of particles, E equals mc square, and प्लैंक ने कहा था light consists of quanta, so E equals to h nu, hence light
has dual characteristics of both dual characteristics of both particle and wave nature. ठीक है, यहाँ पे m क्या है? दिस इज द मास ऑफ फोटोन. ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल्स मतलब दे आर फोटॉन. ठीक है, light is a stream of particles, photons is it's new. Light has dual characteristics of both particle and wave nature. ठीक है, आज यही तक होगा. नेक्स्ट क्लास हम लोग बोर एटॉमिक मॉडल से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सर बुक का नाम बताओ ना.